हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। 3 नवंबर सन 2023 को DSSB ने पीजीटी का इम्तिहान कराया था, जिसमें पूछे गए उर्दू के कुछ अहम सवालात को आज हम डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हल किए जा चुके हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप लोग ने हमारी वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि 12 मासा का एक नमूना क्या है। तो देखो 12 मासा होता क्या है। ये एक हिंदी की सिंफ है, जिसमें एक हिंदू औरत जिसका शौहर उसे छोड़कर कहीं चला गया, उसके जज्बात बयान किए जाते हैं, और वो साल के हर महीने में अपनी इसी तड़प को अपनी जनानी आवाज में जाहिर करती है। तो इस सिंफ को 12 मासा कहते हैं। 12 मासा का जो नमूना है वो है बिकट कहानी। अब ये बिकट कहानी मसनवी की हैयत में लिखा गया, तो इसे शुमाली हिंद की बाज़ाब्ता पहली मसनवी तस्लीम किया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे शुमाली हिंद की पहली मसनवी कौन सी है तो बिकट कहानी। अगर उर्दू की पहली मसनवी पूछ ले कौन सी है तो फखरुद्दीन निजामी की कदम राव है। तो ये जो बिकट कहानी है ये 17वीं सदी में लिखी थी। एग्जैक्ट सन नहीं पता है, ठीक है। बिकट कहानी में कुल अशआर की तादाद कितनी है? 321 है। बिकट कहानी की जबान की बुनियाद खड़ी बोली है, और इसे सबसे पहले शोबा उर्दू उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तहकीकी मुजल्ला कदीम उर्दू में 1965 ईस्वी में शाये किया गया था। बिकट कहानी को नूरुल हसन हाशमी और मसूद हुसैन खान ने मिलकर तरतीब दिया था, ठीक है। अफजल ने बिकट कहानी में खुद को गोपाल कहा है, यानी कि अफजल का एक नाम गोपाल भी है। तो यहाँ से 12 मासा का नमूना है बिकट कहानी, आपने जान लिया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। फजली ने किस असर को नसर के कालिब में ढालकर शोहरत अब्दी हासिल की? देखो फजली की जो मशहूर दास्तान है वो है करबल कथा। करबल कथा फजली ने लिखी, जो कि दह मजलिस था उसको नसर के कालिब में डाला था। दह मजलिस, ये जो करबल कथा है ये शुमाली हिंद में उर्दू नस्र की कदीम तरीन किताब है। यानी कि अगर आप कहें कि शुमाली हिंद की सबसे पहली जो नसरी किताब या फिर दास्तान कौन सी है, तो आपका जवाब होगा करबल कथा। करबल कथा को फजल अली फजली ने नवाब शरफ अली खान की फरमाइश पे 1732 ईस्वी में लिखा था। और ये जो फजली की करबल कथा है, इस पर इन्होंने नजर सानी भी किया। कब? 1748 ईस्वी में। करबल कथा को सबसे पहले प्रोफेसर ख्वाजा अहमद फारूकी ने मुरतब करके शोबा उर्दू दिल्ली यूनिवर्सिटी की जानिब से मार्च 1961 में शाये किया था। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल यह है कि मिर्जा गालिब की शादी किस खानदान में हुई? तो लोहारू खानदान में। मिर्जा गालिब के बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इनका जो असली नाम था वो असदुल्ला खां था। आगरा में पैदा हुए 1797 ईस्वी में, और 1869 में इनका इंतकाल हुआ था दिल्ली में। इनके वालिद का नाम क्या था? अब्दुल्ला बेग था। और इनके चचा का नाम क्या था? इनके चचा का नाम नसरुल्ला बेग था। चचा ने ही गालिब की परवरिश की थी। गालिब की शादी जो हुई थी वो इलाही बख्श खां मारूफ की बेटी उमराव बेगम से हुई थी, ठीक है, यानी लोहारू खानदान में हुई थी। गालिब ने दिल्ली का सफर 1812 ईस्वी में किया था, और कलकत्ता का उन्होंने सफर जो किया था वो 1826 में रवाना हुए थे, और फरवरी 1828 में वो कलकत्ता पहुंचे थे। कलकत्ता क्यों गए थे? तो पेंशन बहाली के लिए गए थे। पटना और मुर्शिदाबाद के रास्ते वो कलकत्ता पहुंचे थे। तो मिर्जा गालिब के बारे में आपने जाना, और भी इनकी बहुत सारी तसानीफ है जो आगे बताई जाएंगी। बहरहाल लोहारू खानदान में इनकी शादी हुई थी। हिंदुस्तान की किताबें दो हैं, मुकद्दस वेद और दीवाने गालिब। ये किसका कौल है?
ہندوستان کی الہامی کتابیں دو ہیں۔ اب یہاں پہ یہ جو قول ہے عبد الرحمن بجنوری کا ہے، آپ جانتے ہیں۔ اب مرزا غالب سے متعلق جتنے بھی اقوال ہیں جو کہ اکثر پوچھے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو وربلی بتا دوں۔ دیکھو، مرزا غالب کو حیوان ظریف کہا کس نے؟ حالی نے۔ آل احمد سرور نے ان کو ماضی کا رچا ہوا شعور، حال کے پیچ و خم کا احساس اور آنے والے دور کی کرنیں سبھی کچھ موجود ہیں ان میں، یہ کہا آل احمد سرور نے۔ غالب کو نشاط کا شاعر کہا ممتاز حسین نے، اور غالب کو پہلا فلسفی شاعر کہا یوسف حسین خان نے۔ اقبال نے غالب کا مقابلہ کس سے کیا تھا؟ گوئٹے سے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور دیوان غالب کا ہر مصرع تار رباب ہے، یہ عبد الرحمن بجنوری نے کہا تھا، اور انہوں نے ہی کہا تھا کہ ہندوستان کی الہامی کتابیں دو ہیں، وید مقدس اور دیوان غالب۔ رشید احمد صدیقی نے بھی ان کے بارے میں ایک اہم اسٹیٹمنٹ یہ دیا کہ غالب کے تصرف سے غزل اردو کی تاثیر اور بڑھ گئی، ٹھیک ہے۔ مرزا غالب کی شاعری موسیقی اور موسیقی شاعری ہے، یہ قول بھی عبد الرحمن بجنوری کا ہی ہے۔ نظم الدولہ دبیر الملک کا خطاب کس شاعر کو ملا تھا؟ تو مرزا اسد اللہ خان غالب کو ملا تھا، ٹھیک ہے نا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلے سوال کو دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال جو ہے وہ بھی مرزا غالب سے ریلیٹڈ ہے۔ اردو معلی اور عود ہندی کا موضوع کیا ہے؟ تو یہ دونوں جو ہیں وہ خطوط کے مجموعے ہیں، اردو معلی اور عود ہندی۔ عود ہندی غالب کے خطوط کا پہلا مجموعہ ہے جس میں 162 خط ہیں۔ کتنے خط ہیں اس میں؟ 162 خط۔ اور غالب کے یہ انتقال کے 4 مہینے پہلے یعنی کہ 17 اکتوبر 1868 کو یہ شائع ہوا تھا۔ غالب کے خطوط کا جو دوسرا مجموعہ ہے وہ ہے اردو معلی، اس میں 472 خط ہیں، اور یہ غالب کے انتقال کے 19 دن بعد یعنی کہ مارچ 1869 میں شائع ہوا تھا۔ غالب کی اور بھی تصانیف ہے جیسے پرتوستان، دستمبو، قاطع برہان، پنج آہنگ، لطائف غیبی، ٹھیک ہے، یہ سب مرزا غالب کی تصانیف ہیں۔ ان کی مثنویاں بھی کافی اہم ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی مثنویاں میں مثنوی ابر گوہر بار جو کہ کافی اہم ہے، اس کے علاوہ مثنوی چراغ دیر ہے، مثنوی در صفت انبیاء ہے، مثنوی دعائے صبا ہے، اور مثنوی شان نبوت و ولایت ہے۔ مثنوی چراغ دیر کا اردو میں ترجمہ حنیف نقوی نے کیا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ غالب کے بارے میں اب کوئی بھی بات بچی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ریختہ کا موجد اور اردو کا چاثر وغیرہ القاب سے کسے نوازا جاتا ہے؟ دیکھو، ریختہ کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، یہ سوچ کے آپ یہ مت سمجھے گا کہ ریختہ کے موجد ہو گئے ولی، ارے وہ میر نہیں، ریختہ کے موجد ولی کو مانا جاتا ہے۔ استاد ضرور تھے غالب کے بقول میر، لیکن ریختہ کے موجد اردو شاعری کے بابا آدم، اردو کے چاثر کہے جانے والے کون ہیں؟ ولی دکنی ہے۔ ولی دکنی کے بارے میں کچھ اور باتیں میں چاہتا ہوں کہ آپ جان لیں۔ ولی دکنی کو محمد حسین آزاد نے اردو شاعری کا بابا آدم کہا تھا، اور ان کے بارے میں نکات الشعراء میں میر نے لکھا کہ وہ شیطان سے بھی زیادہ مشہور تھے، ٹھیک ہے۔ چلو آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ اتر پردیش کے لوک گیت کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ سیف الحق کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال ہے کوشچن نمبر 9 کہ جدید رنگ کی کتاب جس میں خیالی افسانوں اور خواب کے پردے میں عمدہ اخلاقی نتائج بیان کیے گئے ہیں وہ کون سی ہے؟ نہرنگ خیال ہے۔ نہرنگ خیال کس کی ہے؟ کمنٹ میں آپ لوگ بتائیں گے۔ ولی نے اپنی شاعری میں بنیادی طور پر موضوع جو بنایا وہ کس کو بنایا؟ تصوف کو، ٹھیک ہے نا۔ آگے اگلا سوال کوشچن نمبر 11 اسباب بغاوت ہند یہ کس کی تصنیف ہے؟ تو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں
सर सैयद अहमद खान की तसनीफ है। अब सर सैयद अहमद खान के बारे में मैं चाहता हूं कि आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं। देखो, सर सैयद अहमद खान ये 17 अक्टूबर 1817 को ये पैदा हुए थे और इनका इंतकाल 27 मार्च 1898 को अलीगढ़ में हुआ था। ठीक है। सर सैयद अहमद खान की तसानीफ बहुत सारी हैं। 1869 में ये बनारस गए थे। सॉरी, बनारस से 1869 में, एक सेकेंड मैं यहाँ पे इसको म्यूट कर दूं ताकि आप लोग डिस्टर्ब ना हो। ये 1869 में बनारस से निकल के इंग्लिस्तान गए थे। पूछा जाता है कि जब सर सैयद इंग्लिस्तान गए तो वो कहाँ रहते थे? बनारस रहते थे। ठीक है। जब वहाँ गए इंग्लिस्तान तो सर सैयद वहाँ से जब लौटे तो उन्होंने स्पेक्टेटर और टीटलर 2 अखबार से मुतासिर होके एक रिसाला निकाला था जिसका नाम है रिसाला तहजीबुल इखलाक। तो रिसाला तहजीबुल इखलाक किसका है? सर सैयद अहमद खान का है। ये कई बार बंद भी हुआ, लगभग 3 बार ये बंद हो गया था। ठीक है। उसके बाद इनकी तसानीफ की बात करें तो आसारुस सनादीद, ये इनकी एक मशहूर तसनीफ है। इसका मौजू क्या है पूछा जाता है तो ये सर सैयद की एक अछूती और शाहकार तसनीफ है जो पहली बार मतबा सैयदुल अखबार से 1847 में शाये हुई थी। इसमें दिल्ली की तारीखी इमारतों और नामवर लोगों के हालात बयान किए गए हैं। तो आसारुस सनादीद का मौजू क्या है? दिल्ली की तारीखी इमारतें और वहाँ के नामवर लोगों के हालात। इसके बाद इनकी तसनीफ है कलिमतुल हक। तारीख जिला बिजनौर भी इनकी तसनीफ है। हुकूमत हिंद के कहने पे इन्होंने बिजनौर में तारीख जिला बिजनौर लिखी थी। आईने अकबरिया अबुल फजल, ये भी इनकी तारीख सरकसी बिजनौर भी इन्हीं की तसनीफ है। रिसाला असबाब बगावत हिंद, ये सर सैयद अहमद खान का है। ये किताब मुरादाबाद में लिखी गई 1859 में। इसे छपवा कर इंग्लिस्तान की पार्लियामेंट के मेंबर और हुकूमत हिंद को भिजवा दिया गया था। उसके बाद इन्होंने एक वो लिखा था, खुतबात अहमदिया लिखा था। खुतबात अहमदिया इन्होंने सर विलियम म्योर की किताब थी लाइफ ऑफ मोहम्मद, उसके जवाब में इन्होंने लिखा था। इनका सफरनामा जो है वो मुसाफिराने लंदन है। चलो, सर सैयद के बारे में सब कुछ बता दिया। अब यहाँ पे उर्दू जबान की सबसे ज़्यादा मशहूर और कदीम सर्फ नहव की किताब, यानी कि आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उर्दू की पहली कवायद की किताब कौन सी है? तो वो है दरियाए लताफत। ये दरियाए लताफत है किसकी? तो इंशाअल्लाह इंशा की है। वही इंशा जिनकी एक दास्तान बहुत मशहूर है, रानी केत की कहानी। तो ये उनकी तसनीफ है दरिया लताफत, 1802 में लिखी। इंशा की ये तसनीफ उर्दू नहव सर्फ और कवायद पर मुश्तमिल है। इसके अलावा इंशा की तसनीफ में सिल्के गोहर, ये भी एक अहम तसनीफ है। सिल्के गौहर जो कि बिना नुक्ता वाली किताब है। रानी केत की कहानी आप जानते ही हैं, इनकी मशहूर दास्तान है। लताइफुस सआदत भी इंशा की एक किताब है। अगला सवाल है कि हाली ने हयात जावेद में किसकी सवानें लिखी? तो हाली ने 3 लोगों की लिखी थी सवाने हयात। एक लिखी थी हयात सादी के ऊपर, दूसरी उन्होंने लिखी थी यादगार गालिब मिर्जा गालिब की सवाने हयात। फिर उन्होंने हयात जावेद लिखी। तो ये जो हयात जावेद थी ये सर सैयद अहमद खान की सवाने हयात थी। हयात जावेद के बारे में शिबली ने कहा कि ये किताब जो है वो किताबुल मनाकिब और मुदल्लल मद्दाही है। एक जन महजूर के लिए लम्हात जुदाई की नक्शगरी आमतौर पर किस सिनफ शायरी में मिलती है? यानी कि एक औरत जिसका शौहर उसे छोड़ के चला गया और वो उसकी जुदाई में गीत गाती हो तो उस गीत को हम क्या कहते हैं? 12 मासा कहते हैं। 12 मासा का जो पहला नमूना उर्दू में है वो बिकट कहानी है। खूब रूह खूब काम करते हैं, एक निगाह में गुलाम करते हैं। ये जो शेर है वो उर्दू शायरी के बाबा आदम, उर्दू शायरी के चासर वली मोहम्मद दक्कनी के हैं।
गालिब किस तुर्क कौम से ताल्लुक रखते थे? तो गालिब जो थे वो ऐबक थे। ठीक है, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फकीर मोहम्मद खां गोया के जरिए मुतरजमा अनवार सुहेली का उर्दू तर्जुमा किस नाम से हुआ था? तो बुस्तान हिकमत के नाम से हुआ था। देखो, ये जो मोहम्मद फकीर खां गोया हैं, इन्होंने अनवार सुहेली का तर्जुमा किया। अनवार सुहेली जो है वो संस्कृत की पंचतंत्र से ये माखूज थी, और फिर इसको उर्दू में बुस्तान ख्याल के नाम से फकीर मोहम्मद खां गोया ने लिखा दास्तान है। ज़ैल में कौन सा असर गालिब के उर्दू खतूत का मजमुआ है? तो ऊदे हिंदी जो है ये गालिब के खतूत का मजमुआ है। इसके अलावा उर्दू मुअल्ला भी गालिब के खतूत का मजमुआ है। उर्दू मुअल्ला के नाम से एक रिसाला भी है, किसका है? तो वो हसरत मोहानी का है। वली की जाए पैदाइश औरंगाबाद में है। ठीक है, औरंगाबाद में वली पैदा हुए। मसनवी सैफुल मुलूक और बदिउल जमाल, ठीक है, सैफुल मुलूक और बदिउल जमाल ये गव्वासी की मसनवी है। गव्वासी की दो और मसनवियाँ जिसमें मीना सतवंती और तूती नामा मशहूर है। तो ये जो मसनवी सैफुल मुलूक और बदिउल जमाल है, इसका किस्सा किस किताब से माखूज है? तो अलिफ लैला से माखूज है। मेरे कसीदे को देखो, तशबीब के शेर बहुत पाओगे और मदह के शेर कम तर। ये कौल किसका है? मिर्ज़ा गालिब का। मिर्ज़ा गालिब को अपनी तशबीब पे बड़ा नाज था, यानी वो कसीदे का जो एक जुज होता है तशबीब, वो बहुत अच्छा लिखते थे। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। उत्तर प्रदेश के लोकगीत ये तसनीफ किसकी है? तो अजहर अली फारूकी की है। मलिक मोहम्मद जायसी की मशहूर ज़माना तसनीफ है, उसका क्या नाम है? पद्मावत। किस किस जबान में लिखी गई? तो अवधी में लिखी गई थी। हिंदी का पहला बड़ा शायर, तो चंद्र बरदाई को हिंदी का पहला कवि माना जाता है। खबर रसा एजेंसी के जरिए खबरें अखबारात तक कैसे पहुंचती हैं? तो ऑफिशियल आंसर की के मुताबिक टेली प्रिंटर के जरिए पहुंचती हैं। अगला सवाल है कि एशिया की सबसे बड़ी खबर रसा एजेंसी कौन सी है? तो पीटीआई है। पीटीआई का फुल फॉर्म प्रेस ऑफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, पीटीआई। ये क्या है मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। इसका जवाब WJ थॉमस है। फुलक्लोर लफ्ज का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? पता नहीं मैं इसका सही से प्रोनाउंसिएशन कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो यहाँ पे जे थॉमसन है। ये चूंकि DSSB में पूछा है इसलिए मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। स्पेशल फीचर के जुमरे में शामिल है क्या? तो माहौलियात पर मजमून, यानी कि इन्वायरमेंट पे जो इससे होता है वो उसको हम स्पेशल फीचर के जुमरे में डालते हैं। ऐसा कसीदा जिसमें मसाइब ज़माना का जिक्र और शिकायत हो उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम हिजविया कसीदा कहते हैं। हिजविया कसीदे का बानी सौदा को कहा जाता है। सौदा उर्दू कसीदे के नक्काशे अव्वल भी हैं। सौदा को उर्दू कसीदे का नक्काशे अव्वल किसने कहा था? मुसहफ़ी ने कहा था। उर्दू कसीदा तो सौदा के ऐसे कुछ शेर था। कसीदा तो सौदा पर ही तमाम हुआ। ये किसका स्टेटमेंट है? जरा कमेंट में लिख दो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। छायावाद तहरीक के 4 सुतूनों में से एक हैं। तो छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं उसमें है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और माखनलाल चतुर्वेदी। तो यहाँ पे छायावाद तहरीक के 4 सुतूनों में से एक कौन हो गए? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखो, उर्दू का टीचर बनने के लिए इम्तिहान लिया जा रहा है, लेकिन हिंदी लिटरेचर के सवाल जबरदस्ती घुसाए गए हैं। ठीक है ना, क्योंकि 200 सवाल आते हैं उर्दू के DSSB में, तो इन लोगों को सवाल नहीं मिल रहा था। ठीक है, हिंदी का सवाल घुसा दिया इसमें। एक और सवाल था पीछे, हिंदी का ही था, दिखा दें ये वाला। हिंदी का पहला बड़ा शायर कौन माना जाता है? चंद्र बरदाई। उसके बाद एक और सवाल यहाँ पे है, अभी और भी सवाल आएंगे, ऐसा नहीं कि यही खत्म हो गया। छायावाद तहरीक के 4 सुतूनों में, तो चारों सुतून मैंने बता दिए।
चार स्तंभ कहा जाता है, छायावाद के चार स्तंभ। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उसके बाद महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, ये चार लोग हैं जो कि छायावाद के चार स्तंभ कहे जाते हैं। उसके बाद एक और सवाल आ गया हिंदी लिटरेचर से कि भारतेंदु हरीशचंद्र का अहदे हिंदी अदब में किस नाम से जाना जाता है, यानी भारतेंदु युग जो है वो हिंदी इतिहास में किस नाम से जानते हैं उसको, तो हम उसको आधुनिक काल के नाम से जानते हैं, ठीक है, आधुनिक काल। दरियाए लताफत किसकी किताब है, तो उर्दू की पहली जो ग्रामर की किताब है, लिटरेचर उसकी कवायद की किताब है दरियाए लताफत, इंशाअल्लाह खाहिंशाह की है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। विकट कहानी, मैंने बताया था मोहम्मद अफजल पानीपति की मसनवी है विकट कहानी, जो कि 12 मासा जिसको कहा जाता है, तो ये 12 मासा का नमूना है। उर्दू की शुमाली हिंद की पहली मसनवी इसको कहा जाता है विकट कहानी को। लोरियां और शादी ब्याह के गीत किस सिंफी अदब के तहत आएंगे, तो ये लोरियां शादी ब्याह के गीत को हम लोक अदब कहते हैं, लोक गीत, ठीक है ना। अपभ्रंश की एक खास किस्म क्या है, तो मगधी है, मगधी अपभ्रंश की एक खास किस्म है। वीर काल की तसानीफ कहलाती हैं, तो वीर काल ये भी हिंदी से सवाल है। रासो, पूरा नाम भी नहीं लिखा है, पृथ्वीराज रासो, ठीक है, पृथ्वीराज रासो, यहाँ पे रासो लिखा है तो यही सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कसीदा शहर आसूब किसकी तख्लीक है, तो सौदा की है। कसीदा शहर आसूब दर हिजवे अस्प, घोड़े की हिजवे में लिखा गया ये कसीदा है, सौदा ने लिखा था। झैल में से कौन नाम खबर रिसा एजेंसी के जुमरे में नहीं आता है, तो यहाँ पे टाइम्स को खबर रिसा एजेंसी के जुमरे में नहीं डाला है DSSB ने। कुरानुस्सादैन नामी अखबार कहाँ से शाया होता है, देखो कुरानुस्सादैन नाम से एक मसनवी अमीर खुसरो की है, तो याद रखिएगा। लेकिन अगर अखबार की बात करें तो ये दिल्ली कॉलेज से छपता था, दिल्ली कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे स्प्रिंगर, उनकी निगरानी में 1845 से ये निकलना शुरू हुआ था कुरानुस्सादैन। अखबार का वह हिस्सा जिसमें अखबार की पॉलिसी मुनाकिस होती है उसे हम क्या कहते हैं, इदारिया कहते हैं। तो यहाँ पे हमने आज 40 सवाल हल किए, और भी बहुत सवालात हैं जिनको हम कल डिस्कस करेंगे। जैसे कल हम इसे डिस्कस करेंगे खाकानी हिंद का खिताब किस शायर को हासिल है, तो आप कहेंगे ज़ौक़ को। तो मैं आपसे पूछूंगा कि खाकानी हिंद का खिताब ज़ौक़ को किसने दिया था, तो आप जवाब में क्या बताएंगे, कल इसका जवाब मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। चलिए ख़त्म करते हैं, मिलेंगे इंशाअल्लाह कल, जिसमें हम खाकानी हिंद यानी कि ज़ौक़ के बारे में और भी कुछ अहम जानकारी आपको देंगे। ओके, आज के लिए इतना ही बस, मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास को लाइक कीजिए ना, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।